अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम खान के खिलाफ शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज हुए हैं। ईडी ने दर्ज किए हैं तमाम शिकायतकर्ताओं के बयान। आपको बता दें कि एक सप्ताह के बाद आजम से इस बाबत पूछताछ की जा सकती है, तो ईडी के दफ्तर में आजम खान की हो सकती है पेशी भी। तो जौहर यूनिवर्सिटी से पूरा जुड़ा हुआ मामला है, जिसपे लगातार आजम खान घिरे हुए आ रहे थे। और अभी जो खबर मिल रही है वो ये कि तमाम लोगों से पूछताछ चल रही है। इस वक्त जो तमाम शिकायतकर्ता हैं वो पूछताछ उनसे चल रही है। बयान जो है उनके सामने आ रहे हैं। एक सप्ताह से आपके बात बता दें कि आजम से ये पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर में आजम खान की पेशी भी हो सकती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद पर सुनवाई की अवधि में कटौती नहीं होगी। समाधान निकलने तक हफ्ते में 5 दिन सुनवाई होगी ही। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन की आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। साथ ही अदालत ने धवन से कहा है कि अगर उन्हें बहस के बीच ब्रेक चाहिए तो वे अदालत को बता सकते हैं, छुट्टी चाहिए तो वो भी मिल सकती है। इससे पहले राजीव धवन ने मामलों की 5 दिन सुनवाई को अमानवीय बताते हुए कहा था कि ऐसे में हम कोर्ट के साथ कैसे चल पाएंगे, वे केस छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं। राम जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में राजीव धवन ने 5 दिन होने वाली सुनवाई का विरोध किया। राजीव धवन मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आज मामले की सुनवाई खत्म होने से पहले मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने यह स्पष्ट किया कि सुनवाई तो 5 दिन ही होगी, लेकिन अगर मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से उनका पक्ष रखने वाले वकील राजीव धवन को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो उनके इस दिक्कत को सुप्रीम कोर्ट बाद में देख लेगा। यानी कि यह स्पष्ट है कि तमाम बाधाओं के बाद जब राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है तो वो इस पूरे मामले को अंतिम पड़ाव तक ले जाना चाहता है। ऐसे में यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट राम जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई अब 5 दिन लगातार जारी रखने वाला है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। अब समझ गया है कोर्ट नित्य प्रति सुनवाई करके जल्द से जल्द निर्णय दे देगा। और जिसके पास से कागज हो वो ले आकर दे दे, यहाँ पर 1 घंटा दिखा दे, चाहे यहीं पर दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर लगातार चौथे दिन सुनवाई हुई। आज भी हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। खासकर रामलला विराजमान के वकील के परासरन और जजों के बीच भगवान राम के अस्तित्व, हिंदू धर्म और धर्म में जन्म स्थान की महत्ता को लेकर सवाल जवाब भी हुए। रामलला विराजमान के वकील परासरन ने कहा कि राम जन्मभूमि विवाद एक अरसे से चला आ रहा है, अब इसका निपटारा होना चाहिए। रामलला विराजमान के वकील ने दलील दी कि पुरातत्व विभाग की खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर था। परासरन ने हिंदू शास्त्र में जन्म स्थान का महत्व बताया। साथ ही कहा कि हिंदुओं से संबंधित कानून उसी शास्त्र पर आधारित है। परासरन ने 1966 के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू धर्म एक वे ऑफ लाइफ है, यानी हिंदू धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। इस पर जस्टिस बोबडे ने सवाल किया कि क्या इस समय रघुवंश डायनेस्टी का कोई इस दुनिया में मौजूद है। इस पर परासरन का जवाब था, मुझे नहीं पता, अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर यूपी के वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम योगी ने लखनऊ में इसका शुभारंभ किया तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कासगंज में पौधारोपण किया। लखनऊ में सीएम योगी ने वन विभाग के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि हमने प्रति व्यक्ति कम से कम 1 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। चूंकि यूपी की आबादी 22 करोड़ है, इसलिए एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में जयती खेड़ा में हरिशंकरी का रोपण कर इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण में शामिल होने वाले लोगों का अभिनंदन करते हुए कहा कि 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज के ही दिन अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसी की याद में सूबे में वृक्षारोपण महाकुंभ आयोजित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की आबादी 22 करोड़ है और इसलिए हमने आज के दिन 22 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा।
उत्तर प्रदेश देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते हम सबका दायित्व भी सबसे बड़ा है। हमारी आबादी आज के दिन पर 22 करोड़ है, तो वन विभाग के साथ मिलकर के हम लोगों ने इसी लक्ष्य को रखा कि 22 करोड़ की आबादी है, हर व्यक्ति के साथ में एक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। उधर भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कासगंज में वृक्षारोपण किया। आनंदीबेन ने धारा 370 हटाने का जिक्र करते हुए कहा कि सही मायने में जम्मू कश्मीर को अब आजादी मिली है। 2-3 दिन पहले जो सालों से हम बोलते थे कि जम्मू कश्मीर हमारा है, भारत का एक अंग है, लेकिन ये बोलने तक था। लेकिन सही मायने में भारत के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 370 धारा और 35A दूर करके जम्मू और कश्मीर को आजादी दिलवा दी। उधर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आगरा में पौधारोपण महाअभियान में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्वविहीन पार्टी बताया। कांग्रेस विरोध कर रही है, साफ कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ही कांग्रेसी भी विरोध कर रहे हैं, ये भी सही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर और जनार्दन जो द्विवेदी जी हैं वो तक, मिलिंद देवड़ा से लेकर और तमाम लोग वहां से दीपेंद्र हुड्डा से लेकर और तमाम लोग भी कांग्रेस का ही विरोध कर रहे हैं। तो कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही जिसे हम राष्ट्रीय पार्टी कहते थे। कांग्रेस अंतर्द्वंद में ये जूझने वाली पार्टी है जो इस समय नेतृत्वहीन है। लेकिन इस महाअभियान के दौरान कई जगहों पर लापरवाही भी देखने को मिली। मेरठ में 7 विधायकों में से एक भी विधायक शिरकत करने नहीं पहुंचा। इन्हें विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ऐसे में विधायकों का न पहुंचना कार्यक्रम में चर्चा का विषय बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर सूबे के 6 जिलों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें बरेली, गाजीपुर, बागपत, रामपुर, नोएडा और मेरठ की तस्वीरें हैं, जहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए गए। इस महाकुंभ में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्कूली बच्चे और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ रायबरेली में हुए संदिग्ध एक्सीडेंट मामले के आरोपी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने दोनों को जेल दे दिया है। रिमांड के दौरान सीबीआई ने दोनों आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराए और दोनों को रायबरेली में हादसे वाली जगह पर भी ले गई। रिमांड के दौरान सीबीआई ने आरोपी ड्राइवर और क्लीनर से हादसे के बारे में कई राउंड पूछताछ की। उधर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये पाया कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए साक्ष्य हैं। कोर्ट ने सेंगर के खिलाफ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट और 120B के तहत आरोप तय किए हैं और उसमें अपहरण की धाराएं भी जोड़ी हैं। कोर्ट ने इस मामले की दूसरी आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किए। ट्रक ड्राइवर क्लीनर को अब आपको बता दें कि जेल भेज दिया गया है। इधर रामपुर के एसपी सांसद आजम खां को एक और करारा झटका लगा। उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। ये मुकदमा धारा 420 के अंतर्गत दर्ज किया गया मामला जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शत्रु संपत्ति की जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप के मुताबिक इस संपत्ति को लेकर गलत दस्तावेज बनाए गए और उनके सहारे हाईकोर्ट से स्टे भी ले लिया गया। इस मामले में नायब तहसीलदार सदर की तहरीर पर जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खां, रजिस्ट्रार, एसपी नेता मसूद खान और तत्कालीन नगर पालिका ईओ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जो सांसद हैं आजम खान साहब उन पर, इसके अलावा मसूद खान जो रजिस्ट्रार हैं जौहर यूनिवर्सिटी के उनके, और सैयद तारिक, इनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें बेसिकली जो शत्रु संपत्ति है उसके संबंध में अभियोगों में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से जो फायदा पहुंचाने की नीयत से जो करने के आरोप अंकित हैं, इसके आधार पर यह अभियोग पंजीकृत किया गया है।
उधर एसपी के राज्यसभा सांसद को पुलिस ने मुरादाबाद में रोक लिया है। जावेद अली खान और विशंभर निषाद को पुलिस ने उस वक्त रोका जब दोनों नेता रामपुर स्थित गांधी मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने जा रहे थे। जावेद अली का कहना है कि वो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहां जाने से रोक दिया। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने राज्यसभा के उपसभापति से फोन पर इसकी शिकायत की। कोर्ट का विषय है, उसमें एफआईआर है, उसमें अगर कोई कार्रवाई होगी तो आजम खान पे होगी। हम गांधी समाधि पे जाएंगे तो हम पे थोड़ी ना कोई रोक टोक है। राजनीति में भी अजब गजब विडंबना होती है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने वाली समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदर्शन के दौरान खुद ही कानून तोड़े और बिना इजाजत के कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया। नतीजतन पुलिस ने कई जगह लाठियां भांजी। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद एसपी अपने खिसकते जनाधार को बचाने और कार्यकर्ताओं को निराशा के दौर से बाहर निकालने के लिए सड़कों पर उतरी। 25 सूत्री मांगों को लेकर एसपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में सड़कों पर उतरे। लखनऊ में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी। इस लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हो गए। सपाइयों ने पुलिस लाठीचार्ज को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। हम लोग गरीब नौजवान छात्र और खास तौर पर हमारे उन्नाव की बहन, जिसके साथ इन्हीं के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार किया और पूरी सरकार उसको बचाने में लग गई। हम लोग तो उसके न्याय के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जिला कार्यालय से मार्च करते हुए आए। आप सोचिए कि हम लोग यहाँ पर आकर बैठे, महिलाएं भी थी बड़ी संख्या में। उधर गोरखपुर में भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां चटकाई, जिसमें कई कार्यकर्ता चोटिल हुए। पुलिस ने एसपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उधर कानपुर महानगर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए। उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है, विशेष तौर पे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से फेल है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सोनभद्र में 9 लोगों का सामूहिक नरसंहार होता है और सरकार कुछ कर नहीं पाती। उनका विधायक बलात्कार के आरोप में जेल में होने के बाद भी उसके गवाहों की ट्रक से कुचल करके हत्या कर दिया, सरकार मौन रहती है। और सरकार इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, जिसने सबसे बड़ा शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाया है, जिसने यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसे नेता आजम खान के ऊपर मुकदमे लगा के जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बुलंदशहर में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर धरना दिया, जमकर नारेबाजी की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक शामिल हैं और उन विधायकों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अमेठी में भी यही हाल दिखा। बहरहाल सवाल ये है कि क्या एसपी की यह कवायद कार्यकर्ताओं और संगठन में जान फूंक पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहरहाल अपने खिसकते जनाधार को लेकर इस वक्त समाजवादी पार्टी बेहद चिंतित है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब नेताजी को गुस्सा आया तो फिर समाजवाद को किया दरकिनार, पैरों वाला जूता हाथ में और फिर भरी सभा में जूतम पैजार। ये जूतम पैजार हुआ कैसे, इसके पीछे की जो कहानी बताई जा रही है वो ये है कि एटा में एसपी के जिला महासचिव पर किसी कार्यकर्ता ने जूता फेंक दिया। इसके बाद नेताजी ने काउंटर किया और जूते का जवाब चप्पल से दिया। बताया जा रहा है कि जिला महासचिव ने पार्टी के कार्यकर्ता को जूतों से खूब पीटा। हालांकि वो वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन जितनी भी तस्वीरों में दिख रहा है वो कुछ कम भी नहीं है। टूटेंगे ग्रेटर नोएडा के वो आशियाने जो मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ मंत्री सतीश ने बैठक की और उससे ये साफ भी हो गया कि घर तो टूटेंगे, आशियाने छूटेंगे, क्योंकि ये उन मानकों पर खरे नहीं हैं जो सरकार ने
तय किए हैं। करीब 25,000 परिवारों पर बेघर होने का खतरा है। पूरी जिंदगी खप जाती है एक घर बनाने में, और उसमें जब ऊपर से फरमान आ जाए जिसे आप अपने सपनों का घर समझते हैं, दरअसल वो अवैध है, तो फिर उस परिवार की क्या हालत होती होगी ये वही समझ सकता है जिसके सिर से छत छिन जाने का खतरा हो। जो बिल्डिंगें सेफ्टी ऑडिट में गलत पाई जाएंगी उनको तोड़ा जाएगा। तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की जान माल की सुरक्षा की भी जिम्मेवारी सरकार की है। हम उनके साथ हैं। मंत्री जी का आदेश सर्वोपरि होता है और मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया उसके अनुरूप अथॉरिटी भी काम करेगी और हम लोग भी काम करेंगे। वो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उनको चिन्हित किया जा रहा है। सावन के आखिरी सोमवार को संभल के हरिहर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे दर्जनों शिव सैनिकों को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये शिव सैनिक संभल में जल चढ़ाने की जिद पर अड़े हुए थे। दरअसल संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में स्थित हरिहर मंदिर में हर साल सावन में चर्चा रहती है। पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एहतियातन शिव सैनिकों को वहां जाने से ही रोक दिया। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने जब शिव सैनिकों को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन में बनाई गई अस्थायी जेल भी पहुंचाया। हिंदुओं के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा संभल में स्थित श्री हरिहर मंदिर बनाया गया था, जिस पर मुगल आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। ज्ञात हो कि सन 1857 में श्री हरिहर मंदिर हिंदुओं के कब्जे में था। अंग्रेजी शासनकाल में श्री हरिहर मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया है। वर्तमान में मुस्लिम लोग श्री हरिहर मंदिर पर नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि हिंदुओं को पूजा अर्चना करने से रोका जा रहा है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में आज फिर पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। बदमाशों की फायरिंग से एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने घायल सिपाही, बदमाश और सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही सीओ भोपा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस ने जंगलों में घंटों कॉम्बिंग की। बहराइच पुलिस से अब ना होगा, या यूं कह लीजिए कि भैया अब हमसे तो ना होगा, आप ही चोरों से खुद ये बचाव करवाइए। दरअसल आपको बता दें कि बहराइच में पिछले दिनों एक बाद चोरी की वारदातों में हड़कंप लगातार मचा हुआ है और इसके बाद अब पुलिस कप्तान ने कहा है कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए जनता खुद ही सजग रहे और रात में कुछ देर तक भजन कीर्तन भी करते रहे और जागते रहे, जिससे चोरी की जो घटनाएं हैं उस पर रोकथाम लग सके। वैसे पुलिस का आइडिया भी गलत नहीं है, लेकिन जनता ही सब कुछ कर लेगी तो साहब आपकी पुलिस कप्तानी किस काम की। इधर मथुरा में कच्छाधारी गिरोह और बच्चा चोर गैंग के सक्रिय होने से सूचना से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित जो लोग हैं, इस वक्त हम तस्वीरें आपको वहीं की दिखा रहे हैं, जहां मथुरा के थाना हाईवे इलाके में संदिग्ध रूप से घूमते एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया, जमकर उसकी पिटाई भी कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी लोगों की झड़प भी हुई। आपको बता दें कि गुरुवार को मथुरा में एक 6 वर्षीय बालक के घर से बाहर खेलते खेलते वो गायब हुआ। बाद में हत्या कर शव मिलने से लोगों में आक्रोश बना हुआ है। ऐसे में एसएसपी ने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। कोई बच्चा उठाने के लिए यहाँ पर आया है और उसने भीड़ ने पकड़ लिया। भीड़ के पकड़ने के मौके पर तत्काल एसपी सिटी साहब क्योंकि यहीं पर थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो भीड़ ने हाथापाई की। हाथापाई के उपरांत जो है यहाँ पर और भी अधिकारी तत्काल पहुँच गए थे और जिस व्यक्ति से मारपीट की गई थी उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जिन लोगों ने यहाँ पर कानून हाथ में लेने का प्रयास किया उनका वीडियो वगैरह भी बना है और इस संदर्भ में FIR पंजीकृत कराई जा रही है। इसी के साथ साथ अभी हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है जो मौके के ऊपर मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।